तो इंडिया ईयू की जो पार्टनरशिप है उसमें एक नई लकीर खींच दी गई है, मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट्स। तो कैसे यूरोपियन यूनियन भारत की विकास यात्रा में मदद कर पाएगा, कैसे इंडिया कमज़ोर होते ग्रोथ और बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है जो चाइना से, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और गुड्स के मार्केट में, उसमें इंडिया कैसे ईयू की हेल्प कर पाएगा। इंडिया ईयू के इस ट्रेड से यूनाइटेड स्टेट की जो हेजेमनी है, रेसिप्रोकल जो टैरिफ वार है, उसको कंट्रोल रखने में कैसे मदद मिलेगी। ग्लोबल डेवलपमेंट और ग्लोबल गवर्नेंस में किस तरीके का रोल निभाएंगे इंडिया और ईयू। ईयू एक कस्टम यूनियन के तौर पर किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा ईयू को जब इंडिया के साथ वो फ्यूचर में एग्जीक्यूट करेगा इस डील को। इंडिया एज अ कॉम्प्लिकेटेड मार्केट, वल्नरेबल मार्केट, उसको किन किन डोमेस्टिक फैक्टर्स से जूझना पड़ेगा। आने वाले समय में जब इंडिया लगभग 70 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन कर रहा है, हमारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतनी ज़्यादा सफल नहीं रही है। आसियान हो या फिर कोरियन मार्केट हो, हमारे हर जगह ट्रेड डिफिसिट दिखाई दे रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट को छोड़ दिया जाए तो हमारे जितने भी मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं जिनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है हमने या लिमिटेड एग्रीमेंट किया है, हमें आर्थिक घाटा देखने को ही मिलता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जिस तरीके से ईयू का हो रहा है, इंडिया क्या एक सिर्फ सर्विस मार्केट, न्यू कॉलोनी तो बन के नहीं रह जाएगा। ये सारी चिंताएं हैं। किस लेवल का कॉपरेशन होगा, लेबर और ह्यूमन रिसोर्स का मूवमेंट जो फैसिलिटेट किए जाने की बात की गई है डील में, उसमें किस तरीके से हेल्प मिलेगी, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ में हम क्वेश्चन भी देखेंगे जो पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है आपका कंटेंट, और कंटेंट में आप जानते हैं कि इंडिया ईयू जो रिलेशन है आपके सेकंड और थर्ड टॉपिक से मैच करता है। पहला टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज, 6 लेक्चर टोटल उसमें हुए हैं। सेकंड जो टॉपिक है बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग, एक तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरा डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पॉलिसीज़ है उसका इंडिया पर और इंडियन डायस्पोरा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमारे जो स्टूडेंट्स और ह्यूमन रिसोर्स यूरोप में काम करते हैं, उनका जो फ्री मूवमेंट पहले होता था कि आप एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पे आए तो आप वहीं रहेंगे, आप दूसरे शहर तक नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते। अभी पूरे के पूरे 27 कंट्रीज़ में आप कहीं भी घूमो, तो एक बहुत बड़ा समझौता है। इन दोनों टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं। यूपीपीसीएस में डायरेक्टली यूपी सवाल नहीं दिखा मुझे। यूपीएससी के पीवाईक्यूज को मैंने एनालाइज किया तो देखा कि कुछ सवाल ऐसे बने हैं, जैसे जब I2U2 का एग्रीमेंट हुआ तो इंडिया के साथ इस एग्रीमेंट की सिग्निफिकेंस के बारे में सवाल पूछा, अफ्रीका पर सवाल पूछा, उसने इंडिया यूएस जो डिफेंस डील हुआ था उस पर सवाल पूछा, जापान के साथ जब मेजर एग्रीमेंट हुआ तब सवाल पूछा, सेंट्रल एशिया के साथ हमारे बढ़ते संबंधों पर सवाल पूछा। इसका मतलब ये है जैसे नंबर ऑफ outside powers have entrenched themselves in Central Asia, which is zone of interest to India. Discuss the implication in this context India is joining Ashgabat agreement. जब ये हुआ तो इस पर सवाल पूछा था। मतलब इस एग्रीमेंट पर यूपीएससी ने फोकस किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लगा। तो संभावना है कि यूपीपीसीएस के जो पेपर सेटर होंगे, अगर उनकी विजडम ठीक ठाक होगी, तो ईयू के साथ जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ है उसके सिग्निफिकेंस को लेकर के सवाल निश्चित तौर पे पूछेंगे। कैसा सवाल पूछेंगे, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मैंने बना करके दिया है जिसको प्रिपेयर करने से ये सवाल आप कर सकेंगे। सवाल पूछा है मैंने संभावित प्रश्न पर, भारत ईयू जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है बल्कि भारत के वैश्विक जुड़ाव का एक नया चरण है। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि मोर और लेस सेम टोन में देख रहा था जो पॉजिटिव कमेंट्री कर रहे थे, एडिटोरियल लिख रहे थे स्कॉलर्स। राहुल रजत कथूरा ने जो लिखा कि FTA नॉट एन एंड पॉइंट, मार्क्स रिफॉर्म पुश फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेटजिक मूव, इनके आर्टिकल को पढ़ने के बाद में जो समझ में आया वो ये आया कि सिर्फ ये एग्रीमेंट नहीं है बल्कि जो डीग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की है डोनाल्ड ट्रंप ने या यूनाइटेड स्टेट ने अपने हेजेमनी को बचाए रखने के लिए, अपने इंटरेस्ट को कंजर्व करने के लिए सहूलियत के हिसाब से, अगर उसको कोई
बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोक सकता है। तो 2 अरब से ज़्यादा की पॉपुलेशन वाली ये दोनों कंट्रीज जोड़ सकते हैं या ग्रुप ऑफ कंट्रीज जोड़ सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबल गवर्नेंस का, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का, एडवांसमेंट का एक शानदार चैप्टर शुरू हो सकता है, ऐसा कुछ उन्होंने लिखा है। लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म भी या कुछ चैलेंजेस भी दिखाई पड़े, स्पेशली सी राजा मोहन थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। ब्रेकफास्ट में लगता है करेला खाते हैं, कभी आशावादी बात करते नहीं हो। आज तक मैंने उनको लगभग हमेशा क्रिटिसाइज करते ही देखा गया है। तो उन्होंने फिर से चैलेंजेस पे बात कर ली। हमें तो काम से मतलब था, पॉइंट मिलने चाहिए थे चैलेंजेस में। तो कहा तो इन्होंने इतना मेहनत किया होगा, जानकार हैं, तो उन्हीं के पॉइंट्स को मैंने एआई को आदेश दिया कि चलो उससे हमें पॉइंट जनरेट करके दो। कुछ और हमने चीज़ें निकाल करके एक अच्छा चैलेंज और बाद में वे फॉरवर्ड निकाल दिया है। हम कॉम्प्रिहेंसिव भी डील करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली भी डील करेंगे और एनालिटिकली भी हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। अगर समय बच गया, 1 घंटे में अगर ये हो गया, तो इंडिया रसिया रिलेशन कल बच गया था, उसको भी हम आज ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना मित्र, हम कुंडली विचारें इंडिया EU रिलेशन की। उससे पहले ज़रूरी है कि हम EU की कुंडली विचार लेते हैं और इंडिया की EU के साथ रिलेशन की, तो ही बात आप समझ पाओगे। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो तुमको समझेगा नहीं। जो चीज़ मुझे घंटों लगती है करने में, मैं तुमको इतना स्मार्ट नहीं मानता कि तुम सिर्फ बोल देने से समझ जाओगे। तो यूरोपियन यूनियन के बारे में विकास यात्रा देखो यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन कैसे बना? रोम एक दिन में नहीं बना था, ऐसे EU एक दिन में नहीं बना था। क्या हुआ? युद्ध से तार तार हो गए, शांति जो है ना, निर्वेद शांति पसर गई थी यूरोप में। आधे से ज़्यादा मर्द मारे जा चुके थे, कोई ज़रूरत, उनके पास कोई वजह ही नहीं बची थी कि झगड़ा करें, तो शांत होना ही था। उस निर्वेद शांति के बाद 1951 में 6 कंट्रीज ने मिल करके यूरोपियन कोल एंड स्टील कॉर्पोरेशन शुरू किया। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सारे मसाले की जड़ प्याज होती है ना, कहावत है, तो सारे युद्ध और झगड़े की जड़ होती है स्टील और कोयला। उस समय तो औद्योगिक क्रांति के दौर में यही सब था। तो क्या करो ना, इसको साथ में मिल करके डेवलप करते हैं, तो युद्ध की संभावना अपने आप कम हो जाएगी, है ना। तो जिसके घर में चोरी हो जाए वो हमेशा पहरेदारी वाले एंगल और कॉलम पढ़ता रहता है। तो ये हुआ। फिर 1957 में इसको और बड़ा किया गया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनती है। 1992 में मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी होती है और इसमें यूरोपियन यूनियन की गठन की पहली बार बात की जाती है। ठीक है, यूरोजोन क्रिएट करने की पहली बार बात होती है। और फिर तो लिस्बन ट्रीटी होती है और कस्टम यूनियन पूरी तरीके से 90s में कस्टम यूनियन लगभग बन जाता है। और बीच में 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। 3 बड़ी घटनाएं होती हैं इनफैक्ट। पहली बड़ी घटना है ग्रीस का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, लगभग ग्रीस कोलैप्स कर गया था और यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं उनकी परस्पर अंतर्निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस इतना ज़्यादा है, एक गिरेगा तो बाकी को फिर ले डूबेगा। तो ग्रीस को बचाने के लिए यूरोपियन यूनियन ने जान लगा दी। मैं तो बहुत छोटा था, उतना समझता नहीं था, लेकिन ग्रीस वाली खबर में अक्सर बेल आउट पैकेज वो सब सुनता था। तब मैं हिंदी पट्टी के अखबारें पढ़ा करता था, तो मसाला लगा करके वो अखबार में आता था उस समय। ठीक है, विदेश नीति पर लिखा करते थे अरुण नेहरू और वो सब। तो वो हुआ। दूसरी बड़ी घटना 2016 में होती है, जब UK बाहर हो जाता है, ब्रेग्जिट कर लेता है। ठीक है, तो डेविड कैमरन जो उस समय के प्राइम मिनिस्टर बाद में आए, EU से निकलने के लिए उन्होंने एक्सपेडाइट किया। रेफरेंडम जब हुआ था तो EU से निकलने का विचार किया ब्रिटेन की जनता ने। और जब EU से UK निकला तो EU के अस्तित्व पर सवाल उठने लगा। कुछ लोग कहते थे कि UK ने EU इसलिए छोड़ा क्योंकि EU एक बहुत नियम आधारित, बहुत स्टैंडर्ड, बहुत नॉर्मेटिव यूनियन है और ये बहुत ज़्यादा सॉवर्निटी को बांध के रखता है कि कोई भी देश जो भी करेगा पूछ के करेगा, इस रूल से बाहर नहीं जाएगा एंड सो ऑन। तो EU में एक डिबेट ये चल पड़ी कि भाई
सॉवरेनिटी लोगों की कंप्रोमाइज ना हो, उसका ध्यान रखते हुए हमें कॉपरेशन करना है। ठीक, तो बहुत सारे बदलाव किए गए। फिर आता है कोविड। कोविड में तो यूरोप करा रहा था, पता ही आपको। चाइना ने सबको रुलाया। 700 से 800 बिलियन यूरो का एक स्टिमुलस देना पड़ा यूरोपियन यूनियन को, और ये उनके एकजुटता का प्रमाण था। हेल्थ, स्ट्रेटेजिक सेक्टर, सप्लाई चेन में उन्होंने बहुत जम के इन्वेस्ट किया, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ज़्यादा बेहतर एमर्ज होकर के आया। ये है यूरोपियन यूनियन की विकास यात्रा। ये सब हो ही रहा था कि तभी ट्रंप की दूसरी सरकार आ जाती है, प्रॉपर सौतेली। जो अमेरिका यूरोप का सबसे सगा था, ट्रंप से ज़्यादा सौतेला उसे किसी ने नहीं बनाया। और उन्होंने क्या किया ट्रंप ने कहा कि कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। ट्रंप ने ब्लड इज थिनर देन वाटर, मतलब रिश्तेदारी पैसे से ज़्यादा कमज़ोर है, ये सिद्धांत चालू कर दिया। और टैरिफ वार शुरू कर दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ सब पे लगाना शुरू किया, और ट्रांजैक्शनल जो रिलेशनशिप था उसको उन्होंने एपेक्स पे सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यूरोपियन यूनियन जो सामान्यतः ज़्यादा, अब एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा अगर आपको ध्यान होगा, वहाँ की जो कमिश्नर हैं, प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन के, उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो इंडिया का कोऑपरेशन है वो ज़्यादा सस्टेनेबल, ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा रिलायबल है। ये 3 वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, रिलायबिलिटी अगर किसी की परखनी हो, अगर किसी के भरोसे को समझना हो, कौन कितना भरोसेमंद, कौन कितनी लंबी दूरी तक जाएगा, तो ये देखो कि उसका सहयोग कितना तेज है या कितना चरणबद्ध तरीके से आता है। जो जितना समय लेगा जिस काम को करने में, उसके टिके रहने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। एक शेर है जो गालिब के नाम पे चेपते हैं कि जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का जो समझौता है लगभग 25 साल हो गए, 22 साल तो मिनिमम हो गए। तो ये 20-22 साल जो लगे, एक समय तो 2013 में ऐसा आया जब दोनों ने अपने अपने बैग पैक किए और कहा समझौता खत्म, अब नहीं होगा समझौता। कारण ये हुआ कि हाँ, लगभग 20 साल हो गए। कारण ये हुआ कि वहाँ के ऑटोमोबाइल कंपनियाँ, जैसे जर्मनी की कंपनी है, आप नाम जानते होंगे, क्या नाम इसका, स्कोडा। हाँ, स्कोडा बोलते हैं, स्कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोर्ड कंपनी। हाँ, तो ये सब कंपनियां भारत में बहुत ज़्यादा व्यापार करना चाहती थी। भारत के मार्केट को देखते, इमर्जिंग मार्केट को। भारत चाहता था कि हमारी टाटा, हमारे ये सब कौन है जो सस्ती कारें बनाते हैं, जान लोगों की परवाह नहीं करते, मारुति सुजुकी, हाँ, इनका क्या होगा। तो भारत ने अपने मार्केट को खोला नहीं और समझौते लगभग ख़त्म हो गए। भारत को लगा अभी अभी तो हमारे लोगों ने दारू पीना शुरू किया है, और अगर हमने अपने मार्केट को नहीं ठीक से संभाला, अगर अपने डोमेस्टिक मार्केट में डिस्टिलरीज को नहीं प्रोटेक्ट किया, तो वहाँ की कंपनियाँ वाइन, बियर और सस्ते स्पिरिट से पाट देंगे इंडियन मार्केट को। आपने देखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी जो एग्रीमेंट हुआ है, इंडिया ने स्पिरिट पर, वाइन पर टैरिफ को बिल्कुल जीरो नहीं किया, चरणबद्ध तरीके से कम करेगा। इस समझौते में भी अभी दिखाएंगे कि भारत ने बिल्कुल जीरो नहीं किया है, 150% से ला करके 20-30% पे ले आए हैं, लेकिन वो भी 5 साल में। तो कहने का अर्थ ये है कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो रिलेशन है, भले 20 साल लिया, जैसे आप किसी के पीछे 5 साल 7 साल लगे रहते हैं, फिर वो हाँ कहती है, लेकिन जब वो हाँ कहती है तो फिर एक उम्र के लिए हाँ कहती है। वैसे ही यूरोपियन यूनियन है, वेरी डार्लिंग टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसने किसी को हाँ कहा तो उससे फिर सबका फ़ायदा है। उसने चाइना को हाँ कहा था तो चाइना मालामाल हो गया। उसने इंडिया को हाँ कहा है, उम्मीद है इंडिया भी मालामाल हो जाएगा। कैसे मालामाल हो जाएगा, आइए देखते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, कोई मुझे बताएगा यूरोपिया, ये एक फ़ोटो दिखाता हूँ आपको, फ़ोटो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, ये तो ओवरसीज इंडियन सिटीजन है भाई, ठीक है, एंड यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर। अब मुझे बताओ, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन में क्या अंतर है? कौन बताएगा? यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन प्रेसिडेंट, ये अपना
कमीशन में क्या अंतर है? सर, यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है वो डे टू डे बिजनेस का मैनेजमेंट करता है, लॉ को प्रपोज करता है, काउंसिल उसे पास कर सकती है। काउंसिल में हेड ऑफ स्टेट्स जो रहते हैं, मतलब वो उसके मेंबर हैं। और यूरोपियन कमीशन में हर मेंबर मतलब कंट्री का एक मेंबर रहेगा। एक ऐसे ये केवल एक बेसिक ऐसे समझ ये लो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच है बेसिकली, हाँ, ठीक है, यूरोपियन यूनियन की। ठीक जा रहे हो। एमडी एंड सीईओ टाइप का कॉन्सेप्ट है। यूरोपियन जो काउंसिल है वो एक हिसाब से कहा जाए तो मैक्रो लेवल पर, सैद्धांतिक स्तर पर कोई चर्चा करती है, सहमति बनाती है और जाना है नहीं जाना है ये बताती। एक हिसाब से पॉलिटिकल ऑर्गन है, ठीक। जबकि यूरोपियन जो कमीशन है वो सीईओ जैसा बर्ताव करता है। जो काउंसिल ने कहा, जिस पर सहमति बनाई, उसको एग्जीक्यूट करना है रियल टर्म में, ठीक है। बिल्कुल ठीक जा रहे हो तुम लोग। तो यूरोपियन काउंसिल और कमीशन दोनों ने बहुत ही शानदार काम किया इस डील के पीछे। यूरोपियन जो यूनियन है उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपली समझ लो कि काउंसिल और कमीशन क्या है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ भी लिख के आ जाओ। इसलिए बेसिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे दे दिया है। अब इंडिया और ईयू के रिलेशन का इवोल्यूशन कैसे होता है, तो ऐसे होता है। भारत आज़ाद होता है, ईयू युद्ध से आज़ाद होता है। दोनों उस समय पीड़ा से जूझ रहे थे, एक विभाजन से, भारत विभाजन की पीड़ा से जूझ रहा था और ईयू अपने अस्तित्व से लड़ रहा था। दोनों के बीच अर्ली 60s में समझौते होते हैं और सामान्य समझौते थे, जैसे जर्मनी जैसे कंट्री, कुछ और कंट्री भारत को थोड़े से डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रहे थे, ठीक है। एक हिसाब से वो क्या कहेंगे उसको, सहायता आधारित डिप्लोमेसी थी कि भारत को कुछ मदद मिल जा रही थी। बदले में भारत थोड़े से न्यूट्रल रहने की कोशिश करता था, यूएसएसआर के पक्ष में पूरी तरीके से नहीं जाता था। असली खेल शुरू होता है जब यूएसएसआर ख़त्म हो जाता है, ढह जाता है, तो कोल्ड वार का एरा ख़त्म होता है और फिर इंडिया के साथ कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इन सब पे एग्रीमेंट होना शुरू होता है। और फिर इंडिया को अर्ली 2000 में एक उभरता हुआ ग्लोबल प्लेयर, ग्लोबल रोल वाला कंट्री यूरोपियन यूनियन मानता है। और इवेंचुअली 2007 से जो नेगोशिएशन शुरू हुआ, 2026 में आकर के फाइनल होता है। कुल मिलाकर के भारत और ईयू के बीच जो ट्रेड, उसमें भारत के एक्सपोर्ट को देखें तो भारत जितना दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है उसका 12%, लगभग 11.8% ईयू को करता है। ईयू जो है, जो भारत को एक्सपोर्ट करता है, पूरी दुनिया को जितना करता है उसका 2.4% करता है। दोनों देशों की साझा पॉपुलेशन लगभग 2 बिलियन यानी 2 अरब है। और अगर एब्सोल्यूट नंबर की टर्म में बात किया जाए तो नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे ईयू भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। चाइना नंबर 1 पे हो जाता है, कभी कभी यूएस नंबर 1 पे हो जाता है, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों है? अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील्स, सबसे बड़ा डील ईयू और इंडिया के बीच में हुआ है, ठीक। यूरोपियन कमीशन की जो चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको आप कोट कर सकते हैं। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेन सेड अ सक्सेसफुल इंडिया मेक्स द वर्ल्ड मोर स्टेबल। 1.5 अरब पॉपुलेशन, लगभग 20% दुनिया की आबादी में हिस्सेदारी रखने वाला राष्ट्र अगर सफल नहीं होगा तो दुनिया अस्थायी या शांति तो नहीं हो पाएगी। एक 20 करोड़ पॉपुलेशन वाला पाकिस्तान जब अस्थिर है, अशांत है, तो दुनिया में कितनी तकलीफें। तो भारत का शांतिपूर्ण होना, भारत का समृद्ध होना दुनिया की शांति की पूर्व शर्त है, प्री कंडीशन। बात समझ में आए? एक तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं सीधे हम इंडिया ईयू के बीच जो कॉपरेशन है, इस पर किसी भी प्रकार का सवाल है तो आपके लिए मैंने
दो टाइप के इंट्रोडक्शन दे दिए हैं। एक इंट्रोडक्शन मैं और देना चाहता था, डेटा बेस्ड, नहीं दे पाया, समय नहीं मिला। डेटा बेस्ड इंट्रो भी डाल दूंगा, तो आप कैसे भी चाहो तो लिख सकते हो। भारत तथा ईयू दो सबसे बड़े लोकतंत्र का परस्पर सहयोग बदलती भू राजनीति, रणनीति, अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी तथा विश्व व्यवस्था को दिशा देने का प्रस्थान बिंदु है। Cooperation between India and EU, two of the world's largest democracies, is a starting point of shaping the changing geopolitics, geostrategic relation, geoeconomic relation, and technological changing global world order. मतलब दुनिया में स्ट्रेटजी से लेकर के अर्थव्यवस्था तक, टेक्नोलॉजी तक जो कुछ बदल रहा है, एआई का ज़माना आ गया है। भारत और ईयू का जो सहयोग है, जो कॉपरेशन है, एक हिसाब से डिपार्चर पॉइंट है। किस लिए डिपार्चर पॉइंट है? कि नई विश्व व्यवस्था कैसी होगी, ये लोग शेप करेंगे, ये लोग इसको स्वरूप देंगे। दुनिया वैसी नहीं होती अगर इन ईयू और इंडिया का सहयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि दुनिया की लगभग 25% पॉपुलेशन है यहाँ पे। दुनिया के तीसरे और चौथे नंबर के हिसाब से सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखा जाए तो। निश्चित तौर पे इन दोनों का सहयोग दुनिया के लिए एक दिशा दिखाने का काम करेगा, कंपास का काम करेगा। एक दूसरा इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो जो कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस के आधार पे है। भारत तथा ईयू का सहयोग वर्तमान विश्व में संरक्षणवाद तथा व्यापार युद्ध और नियो कॉलोनियलिज्म इसलिए लिखा क्योंकि यूनाइटेड स्टेट वही कर रहा है अपने एआई जायंट के माध्यम से, गाफा के माध्यम से, अपने जो अब तो एलन मस्क भी आ गया है कि ईरान में वार होगा तो यूनाइटेड स्टेट कहेगा चलो तुम इंटरनेट बंद करोगे, हम एलन मस्क से पूछेंगे क्या चल रहा है। तो उस दौर में एक बहुध्रुवीय यानी मल्टीलैटरल, समावेशी यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए दुनिया में तथा ह्यूमैनिटेरियन जो एंगल है उसके लिए जो विश्व व्यवस्था है उसका एक सार्थक प्रयास, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, क्योंकि जो अभी आपने आर्टिकल देखा उसमें लिखा था कि सिर्फ इंडिया के लिए बेनिफिट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड ईयू इज अ मीनिंगफुल एफर्ट टुवर्ड अ मल्टीपोलर इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर दैट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि ईयू के पास है ग्रीन टेक्नोलॉजी, भारत के पास अथाह पॉपुलेशन है जिसकी ज़रूरतें हैं अथाह। एनर्जी सिक्योरिटी, स्पेशली ग्रीन एनर्जी अगर भारत में नहीं उपलब्ध होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैसे हासिल करेंगे? पॉवर्टी एलिविएशन नहीं होगा, कैसे हासिल करेंगे? पॉवर्टी एलिविएशन के लिए चाहिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए चाहिए दुनिया में भारत की इकोनॉमी की बड़ी हिस्सेदारी, ज़्यादा ट्रेड, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेजिलिएंट इकोनॉमी, बेहतर सप्लाई चेन, बेहतर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सब कहाँ से आएगा? टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? ऑफ कोर्स कॉपरेशन से आएगा। सब कुछ हम नहीं बना सकते, सब कुछ हम नहीं कर सकते। होप यू आर गेटिंग। तो ये बात हो गई इंट्रोडक्शन की। 27 जनवरी को समझौते क्या हुए हैं पहले शॉर्ट में, इन शॉर्ट आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद में हम क्रमशः क्रोनोलॉजिकली डिस्कस करेंगे अलग अलग डायमेंशन को। क्या क्या हुआ है 27 तारीख को? भाई हमने जो है इकोनॉमिक कॉपरेशन किया है जिसमें टैरिफ जो है भारत के लगभग 100% सामान टैरिफ फ्री हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे 1 साल का वक्त लगभग लगेगा शुरुआत होने में। नेक्स्ट ईयर की शुरुआत से कहीं हो पाएगा एग्जीक्यूट ठीक से, तुरंत नहीं होगा। 2-3 महीने तो लीगल जो औपचारिकता है उनको पूरा करने में लग जाएगा। और उसके अलावा स्ट्रेटेजिक इनोवेशन, यानी हम सिक्योरिटी, डिफेंस, ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनमें भी हम कॉपरेशन करेंगे। ये भी समझो टोटल 16 समझौते हुए हैं। मोबिलिटी, ईयू लीगल गेटवे इन इंडिया, यानी अब हमारे जो छात्र हैं लगभग 1 लाख स्टूडेंट यूरोपियन यूनियन में पढ़ रहे हैं। अभी तक दिक्कत होती थी जिस कंट्री में है वहीं रह सकते हैं। अगर आपको ठीक से पता हो तो ऑपरेशन गंगा जब हमने चलाया था, यूक्रेन से जब बच्चे वापस लाने थे, वार जब शुरू हुआ था, तो हमने पोलैंड को बोला कि अरे भाई बच्चों को आने दो, बॉर्डर खोल दो, परमिशन दे दो। ऐसे मूवमेंट नहीं कर सकते थे। हमारे यहाँ से कोई घूमने जाता था, मान लो अभी एक मैं जानता हूँ कि वो डेनमार्क गए घूमने के लिए, और डेनमार्क गए घूमने के लिए तो उन्होंने बताया कि
बाहर निकलो वहाँ से तो आपको परमिशन दिखाना पड़ेगा कि इस शहर में जाने की परमिशन है क्या। गाड़ी लेके जाओ, हर जगह परमिशन मांगा जाता है। ये शायद समस्या भी कम हो जाए। ठीक, तो ये सारे एग्रीमेंट हुए हैं फिलहाल के लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ये जानेंगे एग्रीमेंट हुआ क्यों, व्हाई। कुछ वो जो कहावत थी ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, उसको बदल दो। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी वरना कोई अपना नहीं होता। मजबूरी का नाम है अपना, ठीक है। अदरवाइज दुनिया में हर कोई अपने में रहना चाहता है, ठीक। क्या मजबूरी थी दोनों कंट्रीज की? पहली मजबूरी कि शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। 2020 के पहले जैसी दुनिया थी अब वैसी दुनिया नहीं है। क्यों? जब कोविड आया उसके पहले तक लग रहा था बस चाइना अभी ओवरटेक कर देगा यूनाइटेड स्टेट को। चाइना जैसा कोई नहीं। अमेरिका वाले भी चाइना से जलने लगे थे। कोविड आता है, चाइना एक तो ग्लोबली ये दिख जाता है कि चाइना किस तरह से अनएथिकल, हेजीमनी और सप्लाई चेन में डिस्रप्शन ला सकता है। कोविड के बाद ये भी साबित हुआ कि जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले एमएनसीज हैं, किसी एक कंट्री पर रिलाई नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप के पहले शासनकाल में जो लाइट हाइजर की सलाह मानी उन्होंने कि चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत लगाया, दुनिया को लगा अब चाइना +1 का वक्त आ गया है, चाइना में लेबर भी महंगा होने लगा। तो पूरी दुनिया ने एक हिसाब से चाइना से थोड़ा सा शिफ्ट करना शुरू किया। दूसरा, 2018 से ही टैरिफ चल रहा है। अभी तो रेसिप्रोकल टैरिफ की हद हो गई है। कोई ठीक से हेलो न बोले तो टैरिफ फेंक के मारते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो यूएस का टैरिफ मेजर है, इससे यूरोपियन यूनियन को लगने लगा और इंडिया को भी लगने लगा कि भाई हमारा हुक्का पानी बंद। हम जो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते थे, अब क्या हो रहा है, बंद कर दिया यूनाइटेड स्टेट ने। हम डायमंड, गोल्ड ये सब बना करके एक्सपोर्ट करते थे। डायमंड का 67% एक्सपोर्ट अकेले हम यूएस को करते थे, उसका आधा हम क्रिसमस में करते थे। बंद करवा दिया एक हिसाब से, मतलब महंगा हो गया। तो इजराइल का टैरिफ नहीं लगता है, तो इजराइल को इसका फ़ायदा मिला। टेक्सटाइल, बांग्लादेश को अब भी जीएसपी मिला है। वियतनाम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, 18% खाली टैरिफ है, भारत पे तो 50% है। तो हमारी टेक्सटाइल सेक्टर जा नहीं सकती अमेरिका में। तो हमने कहा किसको अपना कपड़ा बेचे, किसको टोपी पहना है, तो हम यूरोप की तरफ देखने लगे, ठीक है। शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विस चाइना। रेयर अर्थ मेटल को परमाणु बम की तरह चाइना ने इस्तेमाल किया। नहीं देंगे, क्या कर लोगे? तो यूरोपियन यूनियन को लगा अरे भाई ये तो मुश्किल हो जाएगा। यानी कि जो सप्लाई चेन है, ग्लोबल सप्लाई चेन है, एक ही टोकरी में सारे अंडे डाल दोगे और वो टोकरी अगर गिर गई तो सारे अंडे टूट जाएंगे। तो वो नहीं करना है। यही इंडिया और ईयू चाहते। इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटरिटीज और मार्केट पोटेंशियल। अब वो जमाना नहीं रहा जब आत्मनिर्भर गाँव का कॉन्सेप्ट गांधी जी कहा करते थे। हालांकि उनकी जो बात है वो फिलोसॉफिकल लेवल पे देखें तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बट हर देश चावल भी उगाएगा और सेमीकंडक्टर भी बनाएगा, ये पॉसिबल नहीं। हालांकि डेवलप होना है तो सेमीकंडक्टर बनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं है तब तक सेमीकंडक्टर लेना पड़ेगा, चावल देना पड़ेगा। तो भारत दवाएं दे सकता है यूरोप को, फार्मा दे सकता है, ह्यूमन रिसोर्स दे सकता है, कपड़े दे सकता है, इंजीनियरिंग गुड दे सकता है। यूरोपियन यूनियन हमें अच्छी क्वालिटी की ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल, इन सब में मदद कर सकता है, ठीक। तो एक दूसरे के लिए विन विन रिलेशन होगा। इसको कहते हैं आर्थिक पूरकता या इकोनॉमिक कॉम्प्लीमेंटरिटीज, ठीक है। दूसरा, अगला 2013 में उस समय के जो यूरोपियन कमीशन के चेयरपर्सन थे, बिन बात के नाराज होकर चले गए थे दूल्हे की फूफा की तरह कि भारत तो मानता नहीं, वेरी टफ टू नेगोशिएट। डोनाल्ड ट्रंप तो हर दूसरे दिन कहता है इंडिया इज वेरी टफ नट टू क्रैक।
है ना, इतना बदमाश है वो, ये ऐसा आसान नट है, आज क्रैक हो जाता है फिर जुड़ जाता है, उसकी तो बात का कोई मतलब ही नहीं, है ना। तो पॉलिटिकल विल एंड लीडरशिप एंगेजमेंट, अभी की जो लीडरशिप है आपने देखा ही कि जो सैंटोस कोस्टा है, पोर्टुगीज के हैं और गोवन मूल है उनका, भारत के ओवरसीज इंडियन सिटीजन भी हैं। उनकी एक हिसाब से भारत के साथ कॉपरेशन में पर्सनल उन्होंने एफर्ट लिया और इसीलिए लिस्बन का गांधी कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। और जो यूरोपियन कमीशन के चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी काफ़ी शानदार लीडरशिप दिखाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी अपनी काफ़ी पर्सनल जो डिप्लोमेसी थी पर्सनल लेवल पे वो भी काम आई, और उनको लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी से डील करना मुश्किल है, उससे अच्छा है कि उनको फोमो कि भाई तुमने भाव नहीं दिया तो तुमसे बेहतर व्यक्ति ने भाव दिया, और ये जब फोमो होगा तो खुद ही भागे भागे आएंगे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप तो मतलब बस ट्रूथ सोशल पे कब क्या झूठ लिखेंगे समझ में नहीं आ रहा है। नीड टू बूस्ट ग्लोबल वैल्यू चेन एंड रेजिलियंस, दुनिया स्थिर रहे, एक सामान एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक निर्बाध आपूर्ति होती रहे, सप्लाई होती रहे, तभी ग्लोबल ग्रोथ सस्टेन कर पाएगा, तभी ग्लोबलाइजेशन इंटैक्ट रह पाएगा, तभी रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर रह पाएगा। इसके लिए ज़रूरी है सप्लाई चेन मजबूत रहे, और सप्लाई चेन मजबूत रहने के लिए जैसे जानवरों को सर्वाइव करने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ट्रेड को सर्वाइव करने के लिए ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, एडवांस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, भारत का 1.8% ही पूरी दुनिया में हिस्सेदारी है ट्रेड में, भारत 10% चाहता है, और ये 10% ट्रेड में हिस्सेदारी 2047 तक, या 1 ट्रिलियन गुड 1 ट्रिलियन सर्विस का एक्सपोर्ट 2030 तक आप बिना लार्जर पार्टिसिपेशन के, लार्जर कॉपरेशन के नहीं कर सकते। तो ये कुछ ऐसी कंपल्सन्स थी, सर्कमस्टेंशियल रिक्वायरमेंट थी, जिसकी वजह से हम इस समझौते पर पहुँचे। किस समझौते पर पहुँचे? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कैसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? गुड्स और सर्विसेज का। कैसे गुड्स सर्विसेज का? बारी बारी से जानते हैं। तो एग्रीमेंट जो हुआ है उसके हम फीचर्स देख लेते हैं, क्या फ़ायदा, क्या खोया, क्या पाया, देखते हैं ठीक से। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है पहले देखते हैं भारत की तरफ से। ये कहाँ यूज करोगे? ये जो आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ याद करना है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है ऐसा नहीं है, इसका यूज होगा। कैसे यूज होगा? आपको पता है जब GS3 अभी पढ़ाएंगे, लास्ट में पढ़ाएंगे क्योंकि बजट वगैरह का वेट कर रहे थे, GS3 में भी इंडिया US रिलेशन में भी रेसिप्रोकल टैरिफ को कैसे मैनेज करना है उसके लिए भी जब आप लिखेंगे कि इंडिया US रिलेशन में सबसे बड़ा बैरियर है रेसिप्रोकल टैरिफ, और इंडिया के पास $40 बिलियन का जो सरप्लस था वो सरप्लस श्रिंक हो रहा है, ट्रेड श्रिंक होने की वजह से, एक्सपोर्ट श्रिंक होने की वजह से, और उसका जो वे फॉरवर्ड है वो क्या है? एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, निर्यात विविधीकरण, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेड डेस्टिनेशन का डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग राष्ट्रों में हम डेस्टिनेशन तलाशें, और तब एग्जाम्पल में लिखना वहाँ पे आर्गूमेंट के बाद ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, डेस्टिनेशन, न्यू डेस्टिनेशन की तलाश, कि मरीन सेक्टर का जो प्रोडक्ट है US की बजाय हम यूरोप को भेज सकते हैं जहाँ पे 0% टैरिफ। जो टेक्सटाइल भदोही वाला हम पहले अमेरिका को भेजते थे, बहुत पैसा मिलता था, अब अमेरिका ने हम पे 50% प्लस जो भी एग्जिस्टिंग टैरिफ था वो लगा दिया है, जबकि यूरोप में कितना भी है? 0% है। ठीक है, जेम एंड ज्वेलरी, मोर देन 60% डायमंड हम यूनाइटेड स्टेट को भेजते थे, ज़रूरत नहीं भेजने की, 4% था वो भी 0% हो गया। यूरोपियन महिलाएं नेकलेस पहनेंगी भारत में बना हुआ। ठीक है, ये सब हम कर सकते हैं। कहाँ लिखोगे अपने आर्गूमेंट में? ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन में, रेसिप्रोकल टैरिफ से कैसे निपटा जाए उसके समर्थन में जो आर्गूमेंट दोगे, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। और कहाँ इसे यूज करोगे?
और रीच करोगे जब इंडिया के मरीन सेक्टर पर कोई स्पेसिफिक सवाल बनेगा आपके GS3 में। यूपी के GS पेपर 6 में जब लेदर फुटवियर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल अपैरल इंडस्ट्री को कैसे बेहतर बनाया जाए, किस तरह से MSME में रिफॉर्म लाया जाए, डॉफिज्म कम किया जाए, जब वहाँ पे सवाल पूछेगा तब आप लिखोगे कि यूपी की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री को डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है अगर हमने यूरोपियन यूनियन की मार्केट जहाँ पे अभी 0% टैरिफ है एक्सप्लोर करें ठीक से, एक्सप्लॉइट करें ठीक से। अदरवाइज विद इन इंडिया भी तो कंपटीशन है, तमिलनाडु में भी तो शानदार टेक्सटाइल बन रहा है, हरियाणा में भी पानीपत वगैरह भी तो हब हैं, अहमदाबाद में भी तो बन रहा है। यूपी कैन लूज द बेनिफिट अराइजेस फ्रॉम FTA with European Union if we don't harness the opportunity। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? GS पेपर 6 में लिखने का यूरोपियन स्टैंडर्ड के मानकों को पूरा करना पड़ेगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि कचरा ला करके डंप कर दो, तुम अच्छा लाओ तो ही लेंगे, नहीं लाओगे तो रिजेक्ट कर देंगे। किस आधार पर? उसे कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, NTB, फैटो सैनिटरी बैरियर्स। ठीक है, कहेंगे ज़्यादा पेस्टिसाइड है, कहेंगे बहुत डिफेक्टिव है, कहेंगे क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो यूपी के पेपर GS पेपर 6 में, GS3 में, इंडिया लेवल पे ये सब आप लिख सकते हो। चैलेंजेस भी हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। क्या चैलेंजेस है? अपना वाइन का स्पिरिट का मार्केट वैसे ही बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। यूके के साथ हमने एग्रीमेंट भी किया है। अभी वाइन स्पिरिट जिस पे हमने 150% टैरिफ लगा के रखा था, अब 20% 30% हो जाएगा तो और चीप हो जाएगा, तो डंपिंग हो जाएगी एक टाइप की। तो हमारी जो देसी ब्रांड है, मतलब इंडिजिनस जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग खुश होंगे जो अखबार पढ़ते हैं सुबह और शाम को ब्लू लेवल पीते हैं, अब वो बड़े खुश होंगे कि अब 12-15 हज़ार रुपये नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? 150% से टैरिफ घट के 20% हो गया। अब तो 4-5 हज़ार में दुनिया की फाइनेस्ट ब्रांड मिल जाया करेगी, ज़्यादा पार्टियाँ होंगी। एक शॉट देखा था अभी मैंने, सवेरे वो गिलास में डाल रहा है तो दूसरा बोल रहा है उसके साथ, अरे भाई 9 बजे ही शुरू हो गए। तो कहता है हाँ तो 11 बजे दुकान खुल जाती है ना। तो सोचेंगे 11 बजे खुल जाएगी, क्या दिक्कत। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका फ़ायदा पीने वाली जनता को नहीं मिलेगा। कोई बताएगा इसका फ़ायदा पीने वाली जनता को कैसे नहीं मिलेगा? एनीवन? सरकार यहाँ पे रेट लगा देगी एक्साइज। रश्मि तुम बड़ी दूर की सोचती हो। वैट जो है वो उसका इशू है। वैट जो स्टेट वैट लगाती है उस पर। रश्मि वो जो तुम कह रही हो वो तो ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। जनता को फायदा कैसे नहीं मिलेगा? जनता को ऐसे नहीं मिलेगा कि भाई ठीक है बॉर्डर पे टैक्स नहीं लगाएंगे, अपने घर पे तो टैक्स लगा सकते हैं ना। हाँ, बाहर वाला नहीं पीटेगा, वहां बचा लेंगे, घर पे मारेंगे, ऐसे हो गया। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा एक्साइज से आता है। ठीक है, और एक्साइज चूंकि अब भी स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट चाहेंगी, जितना चाहेंगी उतना उस पर टैक्स लगाएंगी। यूरोप से स्प्रिट को लाने में कोई बाधा नहीं आएगी, बॉर्डर पर वो ड्यूटी नहीं लगेगा ज़्यादा, भारत के अंदर लगे, उसका बेनिफिट जनता को मिलेगा नहीं। ठीक है, बट सर ये तो फिर धोखा है ना, तो फिर उनकी तो सेल बढ़ेगी ही नहीं। किसकी? कोई पिएगा ही नहीं उसकी। जो यूरोप से माल आएगा, अगर यूपी बहुत ज्यादा उसी रेट को मेंटेन करेगा तो कंजम्पशन ही नहीं होगा, नहीं, तो नया माल कैसे आएगा? ऐसा नहीं है। क्या है कि यूपी में मान लो एक कंपनी है, ठीक है, यूनाइटेड बेवरेजेज मान लो है, या कोई और मान लो, कोई देसी या कोई इंडिजिनस ब्रांड मान लो, मुझे नहीं पता, बट जो नाम पता तो बता दिया। मान लो कोई है जो बनाता है स्प्रिट। अब क्या होगा? दो काम होगा। एक तो स्प्रिट इंपोर्ट होगा। स्प्रिट इंपोर्ट का मतलब ये है, शराब एक अलग चीज़ है, स्प्रिट एक अलग चीज़ है।
स्प्रिट मंगाई जाती है थोक में और उससे फिर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड की शराब बनाई जाती है, ब्लेंड किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो हो सकता है कि यहाँ की मैन्युफैक्चरर थोक में स्प्रिट वहाँ से मंगाएं और वो सस्ती हो जाए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्प्रिट 150 से 40% कर दिया, ज़्यादा कम नहीं किया, ये सस्ती हो जाए और फिर इसको अपनी लेबलिंग करके अपने ब्रांड से बेचें। एक तो ये हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है उसमें ज़्यादा टैक्स न लगाए। बात समझ आ रही है? एक दूसरा तरीका ऐसा हो सकता है कि सीधे सीधे उनकी वाइन आए भारत में और उसे बेचना पड़े। तो क्या होगा कि भारत की जो सुला कंपनी उस पर पहले सरकार लगाती थी मान लो 100% टैक्स, 125% टैक्स, और इटली की वाइन पे, ग्रेप्स वाइन पे लगाती थी 150% टैक्स, कि 15-20% का मार्जिन रहेगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, एक्साइज इंडस्ट्री को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश की एक्साइज पॉलिसी लास्ट ईयर की 2024 की देख लेना, मैंने सवाल भी प्रेडिक्ट किया था, आया भी था। एक्साइज पॉलिसी में यही कहा गया है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होगा लिकर का, वाइन का, उस पर हम कंसेशन थोड़ा देंगे, एक्साइज ड्यूटी कम लगाएंगे। तो मान लो सुला में लगता था पहले 125 रुपये टैक्स और इटली की किसी ग्रेप्स वाइन पे लगता था 150 रुपये। अभी सरकार क्या करेगी? चूंकि वो 150 रुपये टैक्स कम कर दिया है, जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम करके कितना कर दिया है, जो टैरिफ है उसको कितना कम कर दिया है, 40 रुपये कर दिया है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो 110 रुपये का मार्जिन बन रहा है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में जो सुला की वाइन मान लो बिक रही है, महाराष्ट्र में सुला की वाइन अगर मान लो बिक रही है, तो उस पर तो वहीं 125 रुपये का टैक्स लग रहा है। तो राज्य क्या करेंगे, जो 110 रुपये का डिफिसिट दिख रहा है उस बराबरी का टैक्स लगा देंगे, घरेलू टैक्स, ताकि दोनों लेवल प्लेइंग फील्ड में आ जाएं। फिर जिसकी वाइन अच्छी होगी वो बिकेगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? 3 लेवल पे फायदे। पहला, कंज्यूमर के पास चॉइस होगी, सेम रेंज में, सेम पैसे में, वो चाहे तो शैम्पेन ले, वाइन ले, या अच्छी क्वालिटी की वाइन ले, या फिर वो डिंडोरी की वाइन ले, सुला की वाइन ले। एक तो चॉइस का मामला है। दूसरा, और अच्छी क्वालिटी मिलेगी। दूसरा होगा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा इंडस्ट्रीज का। सुला भी चाहेगी कि अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी क्वालिटी की सीड्स, अच्छे इनोवेशंस वो लेकर के आए जिससे यूरोपियन वाइन से compete कर सके। थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट को, ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट को जो एक इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट, जब इनोवेशन होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेंगी तो उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ओवरऑल रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, थोड़ा सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा पी सकेंगे। ठीक है, ये सामान्य स्वभाव। ये तो ओवरऑल फायदे। कुछ नुकसान भी होंगे, लोग ज़्यादा पीना शुरू कर सकते हैं, डोमेस्टिक मार्केट बर्बाद हो सकता है या नुकसान में आ सकता है, लेकिन अब कुछ तो कोलेटरल डैमेज होगा ही होगा। लेकिन इससे बहुत, अगर जैसे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सपोज इंडिया में मारुति कार बना रही है, वो सेफ्टी फीचर से कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। जर्मन कार्स आर नोन फॉर देयर सेफ्टी फीचर्स एंड इंजन परफॉर्मेंस। तो क्या होगा? अगर बोलो। हाँ, तो अगर जैसे उन्होंने, हमने टैरिफ अभी, चूंकि उनकी कॉस्ट इसीलिए ज्यादा है कि हमने टैरिफ बहुत ज्यादा लगा रखा है। अगर हमने टैरिफ कम कर दिया, मान उसे हमें फिर प्रोपोर्शनली डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे कम करना ही पड़ेगा। अगर लेवल पे रख देंगे तो फिर तो जाहिर सी बात है लोग ज्यादा अच्छे फीचर वाली गाड़ी उतने ही पैसे दे के लेना पसंद करेंगे। 1991 के पहले यही चिंता थी ऑटोमोबाइल सेक्टर की, और इवन भारत की चिंता पिछले 5-7 साल तक ये चिंता हमेशा से थी कि अगर विदेशी और यूरोपियन कार मार्केट ऑटोमोबाइल कंपनियां आई, उनके सेफ्टी फीचर ज़्यादा अच्छे हैं, उनमें टेक्नोवेशन ज़्यादा अच्छा होता है, भारत में कैसे ये जो भी आपने कुछ कंपनियों का स्विच की, ये सब कैसे compete करेंगे, टाटा कैसे compete करेंगे। लेकिन 91 के बाद से तमाम विदेशी कंपनियां भले ही लिमिटेड स्तर पर आई भारत में, भले कुछ व्यापार नहीं कर पाई, फोर्ड वगैरह बोरा बिस्तर बांध के चली गई, लेकिन फिर भी बनी हुई हैं बहुत सारी कंपनीज, विदेशी कंपनियां। क्यों बनी हुई हैं? क्योंकि ग्राहकों का अलग अलग सेगमेंट है। कुछ ग्राहक हैं ज़्यादा पैसा दे करके ज़्यादा सेफ्टी फीचर को प्रेफरेंस देते हैं, बात समझ रहे हो? वो खरीदेंगे यूरोपियन कार, वो टेस्ला खरीदेंगे, ज़्यादा उनको और फैसिलिटी चाहिए। कुछ ग्राहक आज भी नैनो के कस्टमर हो सकते हैं, अल्टो के कस्टमर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कार सेफ्टी के लिए नहीं, सुविधा के लिए चाहिए। तो कभी भी अल्टो बर्बाद नहीं होगा। टक्कर होगी अगर तो उन फीचर्स में जो
कॉम्पिटिटिव कंपनियां होंगी उनकी होगी। विदेशी कंपनी कितनी भी कोशिश कर लें अल्टो को टक्कर नहीं दे पाएंगे, उतने सस्ती कार बना नहीं सकती हो, उसका नुकसान नहीं होगा। नुकसान होगा टॉप जो ब्रांड्स हैं जिनके वैल्यू कॉम्पिटिटिव हैं, जिनके फीचर्स कॉम्पिटिटिव हैं, उनमें होगा। उसका फायदा भारत को ही होगा। लिबरलाइजेशन के पहले बिरला के पास ठेका है, टाटा के पास ठेका है, वहीं लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं। अरे क्यों भाई, घटिया माल दे रहे हो, पैसा ज़्यादा ले रहे हो, इससे अच्छा है आने दो ना बाहरी वालों को, तुम भी तो सीखो अच्छा काम कैसे किया जाता है। कॉम्पिटिटिवनेस हमेशा कंज्यूमर को बेनिफिट दे के जाती है मोस्टली, अगर मोनोपोली ना हो जाए या ओलिगोपोली ना हो जाए, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में हो गया अभी आजकल, तो बेनिफिट फिर भी टेलीकॉम सेक्टर में रेट डाउन हुई है काफ़ी, ठीक है ना। तो इसलिए कंपटीशन ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये बात होगी। ओलिव ऑयल, मैं सोचता हूँ कि वर्जिन ओलिव ऑयल खाना बनाने के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं, प्रेफर करना है, हेल्दी होता है ऐसा लोगों को लगता है। टैक्स इतना ज़्यादा है कि लोग खरीद नहीं पाते। फल, बहुत सारी चीज़ें, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, 44% का टैरिफ अब लगभग 0 हो रहा है सब पे। ये एक हिसाब से इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है, एमएसएमई इसको मंगाएंगी या कंपनियां मंगाएंगी और उसको असेंबल करेंगी और एक्सपोर्ट कर देंगी, ठीक है। जैसे चाइना से हम इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरमीडिएट कंपोनेंट मंगाते हैं लगभग $6 बिलियन का, और लगभग $12 बिलियन एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो फायदा तो हो रहा है ना हमारा, फाइन। हाँ, आयरन एंड स्टील को झटका लग सकता है, क्योंकि भारत में पिछले कुछ समय से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्पेशली स्टील वगैरह के उत्पादन में जापान को भी पछाड़ करके दुनिया में हम दूसरे नंबर पर आ गए चाइना के बाद। हालांकि चाइना और हमारे बीच गैप बहुत ज़्यादा है, 10 गुना से भी ज़्यादा का गैप है हमारे उनके बीच, तो वहाँ फ़ायदा हो सकता है। इंडिया की रैंक क्या है? सेकंड, लेकिन चाइना और इंडिया में 10 गुना का लगभग गैप है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट आता है। देखो, चाइना 2025 में 960 मिलियन मीट्रिक टन, इंडिया 10 गुना ज़्यादा बोल दिया मैंने, मुझे 100 के आसपास लग रहा था, तो लगभग 6-7 गुना मान लो। फिर यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा स्टील की ज़रूरत है हर जगह कंस्ट्रक्शन में, लेकिन फिर भी देखो कितना डिफरेंस दिख रहा है। दिक्कत ये होगी कि यूरोप की स्टील क्वालिटी भी अच्छी होगी, कॉम्पिटिटिव भी बहुत होगा, और भारत को एक्सपोर्ट होगा तो यहाँ इंडस्ट्रीज नेगेटिवली अफेक्ट होंगी, इम्पैक्ट होंगी। बट शायद एक फ़ायदा होगा, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी यूरोप इसीलिए लेके आया, क्योंकि यूरोप में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, स्पेशली ये जो कार्बन फुटप्रिंट जिसका ज़्यादा है, उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन का यूज हो रहा है, ग्रीन अमोनिया का यूज हो रहा है, तो वहाँ का स्टील उत्पादन महंगा पड़ रहा है। अभी भी भारत में कोयला का इस्तेमाल खूब होता है, तो हो सकता है भारत का स्टील अब भी काफ़ी समय तक सस्ता बना रहे। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन कहता है कि भाई भारत से अगर हम ये सब लेदर, स्टील, ये सब इंपोर्ट करेंगे, वो भी नॉर्मल टैरिफ पे, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM नहीं लगाएंगे, तो हमारे यहाँ डंपिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन महंगा पड़ रहा है, भारत में उत्पादन सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी की यूज करते नहीं। अब तुम बोलोगे मास्टर लेकिन जीरो टैरिफ लग गया है, जीरो टैरिफ लग गया, अब तो हम कोयले से बनाया हुआ, कोयले के ईंधन से बनाया हुआ प्रोडक्ट जमकर भेजेंगे, क्या कर लेंगे? कहेंगे भाई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, तुम्ही ने कहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए। उसका जवाब है ऐसे नहीं होगा। मैंने कोशिश की तलाशने की कि क्या प्रभाव पड़ेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का CBAM पर। मुझे ज़्यादा आर्टिकल मिले नहीं, ChatGPT से भी पूछा, वो भी नहीं बता पाया। इकोनॉमिक जो टाइम्स है उसका एक आर्टिकल है, शाम को ही छपा है आज, कि इंडिया EU FTA लिटिल क्लैरिटी ऑन कार्बन बॉर्डर मेजर्स रेजेस कंसर्न। बहुत बड़ी संभावना है और लगभग तय है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बावजूद भी CBAM से मुक्ति नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन वो तो क्लैरिटी, लेट्स सी। ठीक, फाइन, यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को? थोड़ा एनालिटिकल देख लोगे तो दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। GS 6 में भी इसका आप यूज कर ही सकते हैं। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट था मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप इसको बाद में पढ़ सकते हैं।
2 घंटे का एडिटोरियल डिस्कशन देखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ गई। इकोनॉमिक कॉपरेशन तक हम पहुंच चुके हैं। नाउ इकोनॉमिक पार्टनरशिप हमने देख लिया। अब डेवलपमेंटल पार्टनरशिप देखते हैं इंडिया EU कॉपरेशन में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भारत को एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन मोबिलिटी एंड गवर्नेंस, क्लाइमेट एक्शन, इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो सबसे ज़्यादा है EU के पास, फिर USA के पास। हम ISA में भी हैं, ठीक है, साथ में काम कर रहे हैं। तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी EU इम्पॉर्टेंट है। पीपल टू पीपल टाइज, 1.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लाखों लोग मूवमेंट करते हैं, टूरिज्म करते हैं, वर्क परमिट लेके जाते हैं। यूरोप की आबादी बूढ़ी भी हो रही है, उनको भी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए भी। इसलिए हमने क्या किया है, कॉमन एजेंडा ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, इस पर हमने सिग्नेचर किया है। क्लाइमेट चेंज पर कॉपरेशन हम शुरू से करते आए, इसलिए पेरिस जो समिट था, COP15 था 2015 का, COP21 था शायद, COP21 था ना, क्या था, उस पर हमने COP21, हाँ, उस पर हमने सहयोग किया है। यूनाइटेड स्टेट भी था उसमें, एक बड़ा पार्टी, लेकिन वो तो निकल चुका है, तो अभी EU की जो ज़रूरत है और ज़्यादा हो गई। ठीक, यूरोपियन यूनियन ने तय किया है कि सभी की सभी 27 जो कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन की 2050 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। और कार्बन न्यूट्रल सिर्फ EU नहीं होगा, बल्कि भारत ने भी कहा है हम भी 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। जो नए बच्चे होंगे उनके लिए बताऊं, कार्बन न्यूट्रल का मतलब जितना एमिशन होगा उतना हम ग्रीन और क्लीन टेक्नोलॉजी की मदद से, एक हिसाब से उतना हम एब्जॉर्प्शन, सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन कैप्चर, एफॉरेस्टेशन, ये सब करके हम बैलेंस कर लेंगे। और इसके लिए सोलर एनर्जी सबसे चीपर, सबसे प्रचुरता में अवेलेबल एक संसाधन है, जिस पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से हम और वन प्लैनेट समिट के माध्यम से हम कॉपरेशन कर रहे हैं। फ्रांस हमारा एक की पार्टनर है। डिफेंस और सिक्योरिटी, अब इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी है, EU, NATO और क्वाड, इन सब की विचारधारा इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में लगभग सेम है। और भले यूनाइटेड स्टेट अब रिट्रीट कर रहा है, लेकिन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को फ्रक्टिफाई करने के लिए, हासिल करने के लिए हमारा सिक्योरिटी और डिफेंस जो पर्सपेक्टिव है, उसका अलाइनमेंट, उसको भी, उसमें भी सहयोग देना काफ़ी ज़रूरी है। हमने सिक्योरिटी के लिए भी यूरोपियन कंट्रीज का काफ़ी सहारा लिया है। अगर आपको ठीक से पता हो तो फ्रांस के साथ, बताओ कौन सा प्रोजेक्ट है वो सबमरीन के लिए, 6 सबमरीन के लिए, कैलोरी क्लास के, बोलिए। प्रोजेक्ट 75 है ना, स्कॉर्पियन कैटेगरी की, माफ करना, प्रोजेक्ट 75 है ना, बोलो। यस सर, कैलोरी क्लास प्रोजेक्ट 75। तो हमने फ्रांस के साथ सबमरीन बनाने का फैसला किया। एक बार फैक्ट देख लेना, कुछ कुछ हो सकता है भूले। टेररिज्म के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ज्वाइंट कॉपरेशन कर रहे हैं। रेड सी में जब यमन के हौती जो रिबेल्स थे, उन्होंने ब्लॉकेड लगाया ईरान के कहने पर, एक हिसाब से अमेरिकन फ्लैग, यूरोपियन फ्लैग वाले जहाज़ों को निशाना बनाया, तो इंडिया ने वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइडर की हैसियत से उनको सिक्योरिटी दिया। और यूरोपियन कंट्रीज भी हमारे साथ, ब्रिटेन के सैनिक ऑफकोर्स यूरोपियन यूनियन में नहीं है, उसके बावजूद भी, और बहुत सारे यूरोपियन जो कंट्रीज है उनके बहुत सारे जो गश्ती जहाज होते हैं वो भी हमें हेल्प करते हैं। लिखा भी है, जून 2021 में अदन की खाड़ी में दोनों पक्षों ने भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल का पहला संयुक्त अभ्यास भी किया। चूँकि ट्रेड लगभग 40% इधर से होता है, तो साथ में कॉपरेशन करते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन में अगर हम देखें तो इंडिया और EU एशिया में एक बड़े पार्टनर के तौर पर उभर इसलिए रहे हैं
क्योंकि यूज करेक्टराइज्ड चाइना एज अ सेलेक्टिव पार्टनर, इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर एंड सिस्टमेटिक राइवल। ईयू का एक विजन डॉक्यूमेंट आया था चाइना के ऊपर, और ये स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट आया चाइना के ऊपर, उसमें ये लाइन साफ साफ लिखी हुई थी। ये लाइन कंटेंट की लाइन नहीं है, ये लाइन है ईयू की लाइन, कि चाइना हमारा पार्टनर है, कॉम्पिटिटर है और राइवल भी है। वो मानते हैं चाइना के साथ कॉपरेशन जरूरी है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर इस समय चाइना में होंगे शायद, स्टारमर। क्यों? उनको पता है अब यूएसए से सिर्फ बात बनेगी नहीं, तो पार्टनर है उसके चाइना के बगैर अब दुनिया में बहुत सारे लोग सोच भी नहीं सकते हैं किस तरीके से इकोनॉमी उनकी डेवलप होगी। इतना ज़्यादा सप्लाई चेन में चाइना घुस गया है। कॉम्पिटिटर इसलिए है, यूरोपियन यूनियन ने ऑटोमोबाइल पर जो कॉपरेशन करने के लिए भारत को बहुत सारे कंसेशन दिए, उसके पीछे कारण ये है कि चाइना की सस्ती कारें, सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल यूरोपियन सड़कों पे दौड़ रही। मतलब यूरोप में आपको बहुत सारी कारें चाइना की दिखेंगी और चाइना की कारों को लेने का एक अलग ही क्रेज। तो इतना बड़ा कॉम्पिटिटर हो गया है चाइना, और राइवल तो है ही, क्योंकि इकोनॉमिक चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है, फ्री एंड ओपन नेविगेशन में भी चैलेंज दे रहा है। चाइना एक प्रॉपर वन पार्टी सिस्टम है, वन आइडियोलॉजी सिस्टम है, जबकि यूरोपियन यूनियन एक डेमोक्रेटिक ब्लॉक है और पसंद करता है मल्टीलेटरलिज्म को, पसंद करता है स्टेटस को दुनिया में बना रहे, डेमोक्रेसी बनी रहे। जबकि चाइना रिविजनिस्ट पावर है, दुनिया को बदल देना चाहता है। जैसे टीनेज वाले लड़के चाहते हैं अभी क्रांति ले आऊँगा, 5 बजे का मुर्गा सो के उठता है तो उसको लगता है अब दुनिया में भोर मैं ही लाने वाला हूँ। ये बात अलग है, बांग देगा और फिर जाके दड़मे में सो जाएगा दिन भर। तो चाइना रिविजनिस्ट पावर है जो दुनिया को बदलना चाहता है। यूरोपियन यूनियन दुनिया को स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। चाइना अथॉरिटेरियन रिजीम है, यूरोपियन यूनियन डेमोक्रेटिक रिजीम है, मल्टीलेटरल वर्ल्ड ऑर्डर में भरोसा रखते हैं। तो भारत के साथ यूरोपियन यूनियन की विचारधारा समान है, लोकतांत्रिक मूल्य समान है, बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता समान है, ग्लोबल गवर्नेंस में स्टेटस को बनाए रखने की जो इच्छा है वो है। और ये ऐसे नहीं आएगी, ये आएगी जब आप दुनिया में नई रियलिटी को, न्यू रियलिज्म, न्यू रियलिस्टिक जो अप्रोच है उसको समझेंगे। और न्यू रियलिस्टिक अप्रोच क्या है कि चाइना भस्मासुर होता जा रहा है, उसको बैलेंस करना है। बैलेंस कौन करेगा? इंडिया कैन बैलेंस। दुनिया में और किसी के पास इतनी ताकत नहीं है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जिसकी इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव पॉपुलेशन हो, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स हो, इकोनॉमिक पोटेंशियल हो, ज्योग्राफी इतनी डाइवर्सिटी हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो, और ऑफकोर्स शानदार लोग हैं। तो इंडिया एक बैलेंसिंग फैक्टर हो सकता है। इसलिए ईयू ने एक लॉन्च किया अपना प्रयास, जिसका नाम था ईयू का ग्लोबल गेटवे। और इस ग्लोबल गेटवे को चाइना की BRI का कॉम्पिटिटर माना जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या करता है? बेल्ट मतलब समुद्री एरिया जहाँ पे है वहाँ पे कनेक्टिविटी, नेविगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड मतलब सड़क मार्ग। इनको वो डेवलप करेगा चाइना, और उसके लिए लोन देगा, कॉपरेशन करेगा मल्टी पार्टनर्स के साथ। यूरोप ने कहा हम भी करेंगे, हम पैसा देंगे, यहाँ माफ़ करना, हम पैसा देंगे लेकिन हम हार्ड इंफ्रा नहीं, सस्टेनेबल डेप्ट भी होगा, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, बहुत सारा कैपिटल डालेंगे। और ESG जो स्टैंडर्ड है, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, सोसाइटी भी है, सबका ख्याल रखेंगे, दिखाई देगा, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। भारत उसमें ऑफकोर्स एक पार्टनर कंट्री, ठीक है। तो डेप्ट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक शानदार जवाब है, जिसमें किसी की सॉवरेनिटी वायलेट नहीं की जा रही है, किसी के फिस्कल प्रूडेंस को बर्बाद नहीं किया जा रहा है, बेचा नहीं जा रहा है उसे। और इससे क्या होगा? कॉम्पिटिटिव मल्टीलेटरलिज्म, चाइना के साथ कंपटीशन होगा मल्टीलेटरल दुनिया को बनाने के लिए और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को पूरा करने के लिए, ठीक। टेक्नोलॉजी में आज के न्यूज़पेपर की कवरेज है कि 2030 तक EU और इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में एक बहुत शानदार मुकाम हासिल करेंगे। कहाँ पे? अगर मैं इसको जूम करूं तो हासिल करेंगे, साथ में रिसर्च करेंगे। फ्रांस में टॉकमॉक वाला जो रिसर्च सेंटर है वो चल ही रहा है, आपको पता है, ये फ्यूजन
को लेकर के, न्यूक्लियर फ्यूजन को लेकर के रिसर्च है, भारत उसमें कॉपरेट कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी AI समिट हुआ फ्रांस के पेरिस में, पता ही है आपको। क्वांटम टेक्नोलॉजीज में भारत बहुत पीछे, 10,000 वोटों से पीछे चल रहा है, उसमें यूरोप हमें मदद कर सकता है। एडवांस सेमीकंडक्टर, क्लीन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अभी इंडिया ने बायो सेफ्टी लैब एस्टेब्लिश किया लेवल 4 का। यूरोपियन यूनियन पहले से ही इस मामले में बहुत आगे। और नॉलेज एक्सचेंज, ज्वाइंट प्रोजेक्ट, क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ये सब करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्या स्टेटमेंट है इस पर? इन अ कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट दिस एजेंडा विल प्रोवाइड क्लियर डायरेक्शन, एडवांस और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, accelerate innovation, strengthen security, cooperation and deepen people to people ties। हर लिहाज से भारत और EU कॉपरेट कर सकते हैं, स्पेशली साइंस एंड टेक में, और 2030 का जो टारगेट है उनका, उसको हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और क्या एस्टेब्लिश किया है, इसको कीवर्ड को लिख सकते हो, इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, TTC। ठीक, ये हो गया। ITER में इंडिया अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। फ्रांस में है एक एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर है, टॉकमॉक, आपको पता होगा, वहाँ पे भी हम कर रहे हैं। कल्चर और एजुकेशन में तो हम दोनों साथ में काम कर ही रहे हैं, ज्वाइंट डिक्लेरेशन दिया एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मल्टीलैटरल कन्वर्जेंस, दुनिया भर में हम G20 से लेकर के यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म तक की कोशिश कर रहे हैं। गोल्डन गेटवे प्रोग्राम एंड सो ऑन सब लिखा हुआ है। बट चैलेंजेस भी अपार हैं। कौन से चैलेंजेस? ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया। कैसे नहीं हो पाया? 90% जो निर्यात हो रहा है EU का भारत को, वो सिर्फ 20 कैटेगरी में है। इसका नुकसान क्या होगा? हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें वो मिल रहा है जो EU दे रहा है या EU के पास, एंड वाइस वर्सा। दूसरा, ये जो फाइटो सैनिटरी मेजर्स हैं कि ज़्यादा पेस्टिसाइड डाल दिया तो हम तुम्हारा आम नहीं लेंगे, सिर्फ खास लेंगे। नॉन टैरिफ बैरियर्स, अब नॉन टैरिफ, गैर टैरिफ बड़ा घटिया लग रहा था शब्द, तो नॉन टैरिफ ऐसे लिखा और रोज लिख दिया, ऐसे लिख देना। और कड़े व्यापार नियमों के कारण ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो नॉन टैरिफ बैरियर और फाइटोसैनिटरी मेजर्स, ये 2 चैलेंजेस हैं, और CBAM एक तीसरा चैलेंज, जिस पर स्थिति बहुत साफ नहीं दिख रही है। मतलब मुझे तो नहीं पता चल पाया, बाकी तो एक बार देख लेना। हो सकता है कि अभी सब चीज़ें निकल कर बाहर नहीं आ पाई हैं, तो आने वाले समय में स्पष्ट होगा। तो CBAM जो है उसको लेकर भी चिंता है, क्योंकि भारत की GDP 0.05% तक कम हो सकती है इससे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने ऐसा कहा। 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाएगा डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ, एक टाइप का। एक और प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट। भारत चाहता है कि हम रसिया से भी व्यापार करें, उसके साथ भी अच्छे रिलेशन रखें, EU के साथ भी, USA के साथ भी, चाइना के साथ भी। लेकिन दुनिया में जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है, ऐसा लगता है लोगों को। इसलिए इतनी लेवरेज, इतनी ऑटोनॉमी दे नहीं सकता कोई। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस ग्लोबल एक्सपेक्टेशन, या EU का एक्सपेक्टेशन, या जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, भारत ने एक शानदार तरीका निकाला। और जब मैंने ज्वाइंट स्टेटमेंट का कवरेज देखा तो बड़ी खुशी हुई। क्या खुशी हुई? कि हमारे डिप्लोमेट्स कितना मेहनत करते हैं। देखो, शिफ्ट ऑन यूक्रेन इन ज्वाइंट स्टेटमेंट। अभी तक हम रसिया को कहीं क्रिटिसाइज नहीं करते थे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते थे, कहते थे ह्यूमन राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, बट हमने कभी नहीं कहा कि रूस बुरा कर रहा है। हम क्यों कहें? लेकिन अभी हमने ना सांप भी मार दिया, लाठी भी बच गई। हमने रूस को बुरा भी नहीं कहा, बट हमने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार किया EU के साथ मिलकर, कल ही 27 को। और उसमें क्या लिखा है पता है? लिखा है, दे मतलब इंडिया और EU would support efforts based on principles। कौन सा प्रिंसिपल? इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। आज़ादी, किसकी आज़ादी? ऑफ कोर्स छुपा है यूक्रेन की आज़ादी, छीनो मत। सॉवरेनिटी, किसकी सॉवरेनिटी? ऑफ कोर्स यूक्रेन की सॉवरेनिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, किसकी इंटीग्रिटी? ऑफ कोर्स यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी।
कि भाई तुमने क्रीमिया ले लिया, अब तुम कह रहे हो डोनास्क से भी हट जाओ, हाँ कल को कीप तक आ जाओगे। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फ्रेमिंग सिंस दिस गोज अगेंस्ट व्हाट रसिया हैज बीन आस्किंग फॉर। रसिया ने क्या कहा 3-4 दिन पहले, बातचीत करनी है, शांति स्थापित करनी है, डोनास्क से हट जाओ, पूर्वी हिस्से से हट जाओ। अरे भाई यूक्रेन कैसे अपनी टेरिटरी छोड़ देगा, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कैसे कोई छोड़ सकता है? सॉवर्निटी कोई खरीदने बेचने की चीज़ थोड़ी होती है, हाँ। तो इंडिया ने ये एक मध्यम मार्ग निकाला कि भाई हम रसिया का नाम नहीं लेंगे, बट कहेंगे भाई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान होना चाहिए, सॉवर्निटी का सम्मान होना चाहिए। अब रूस को बुरा तो लगेगा थोड़ा सा, बट रूस भी तो पाकिस्तान के साथ कहता है हाँ हम तुमसे भी व्यापार करना चाहते, ठीक है। तो ये तो खैर चैलेंजेस में लिखना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वर्सेस जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट या रणनीतिक स्वायत्तता बनाम भू राजनीतिक सहयोग, लेकिन उसमें फिर वे फॉरवर्ड में लिख देना कि बहुत हार्श और बहुत क्रिटिकल होने से बचना है, लेकिन मानवाधिकार, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवर्निटी को लेकर के भारत यूरोपियन यूनियन के साथ दिख सकता है। और ब्रैकेट में लिख देना या उदाहरण में लिख देना जैसे कि 27 जनवरी को ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया। एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि कितना डीप में पढ़ते हो तुम, अदरवाइज तो लोग बस खाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाम की चीज़ें जानते हैं और अब तक यूट्यूब में 100 वीडियोज़ तो कम से कम बन चुके होंगे, हाँ ये हो गया। और पेस डेप्थ मिसमैच, मतलब तेज भी हो बेहतर भी हो, ऐसा कॉपरेशन हो नहीं रहा है। अब जैसे FTA बेहतर है पर क्या तेज है? नहीं। अभी रश्मि ने बताया 5-6 साल लगेंगे, हाँ तो 5-6 साल लग जाएंगे ठीक से होने में। विचारधारा के स्तर पर चिंता, उनकी ह्यूमन राइट और उनकी डेमोक्रेसी अलग ही तरीके से राग लापती रहती। आर्टिकल 370 को लेकर के यूरोपियन यूनियन ने बकवास कमेंट्री की थी। सी राजा मोहन के कुछ विचार हैं, भारत EU संबंध केवल व्यापार केंद्रित ढांचे से हटकर और रणनीतिक यथार्थवाद की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब EU इंडिया टाई आर शिफ्टिंग फ्रॉम अ ट्रेड सेंट्रिक रिलेशनशिप टू स्ट्रेटेजिक रियलिज्म ड्रिवन बाय जियोपॉलिटिक्स, सप्लाई चेन सिक्योरिटी एंड बैलेंसिंग चाइना रादर देन प्योर इकोनॉमिक लॉजिक। सिर्फ पैसे, सिर्फ आर्थिक हित नहीं बल्कि दूरदर्शी रणनीतिक हित, रणनीतिक यथार्थवाद, ठीक है। न्यू रियलिज्म, हर्षवी पंत कहते हैं ये साझेदारी औपचारिक गठबंधन के बिना कार्यात्मक सहयोग को दर्शाती है। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मल अलायंस नहीं है, पार्टनरशिप नहीं, बल्कि फंक्शनल कॉपरेशन की बात कर रही है। बस ये दो ही बात। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की थ्योरी है, वो कहता है कि भाई नव यथार्थवाद के हिसाब से कि चाइना के खिलाफ अगर सॉफ्ट बैलेंसिंग कोई कर सकता है दुनिया में तो इंडिया कर सकता है। और ये क्या है, दुनिया की सच्चाई है, न्यू रियलिस्टिक अप्रोच। EU ने इस बात को समझ लिया है। कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी संरचनावाद का सिद्धांत कहता है लोकतंत्र और बहुपक्षवाद के बिना लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और EU इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, मल्टीलेटरल और स्टेटस को वाली दुनिया का वकालत भी करते हैं। आगे की राय क्या हो सकती है? प्रैग्मेटिक क्लाइमेट कॉपरेशन। यूरोपियन यूनियन ये ना कहे कि जिसको तुमने 200 साल तक लूटा, शोषण किया, अब उसको बोलोगे अरे भाई ग्रीन टेक्नोलॉजी खिलो। पहले तो उसको अपनी गरीबी मिटाने दो, पहले तो एक लेवल तक डेवलप होने दो, उसके बाद उसको बोलो, पहले तो कपड़े आने दो तन पे, उसके बाद बोलो कि मलमल पहनो या फिर रेशम पहनो, है ना। ऐसे नहीं करते। इंडो पैसिफिक कॉपरेशन को भी बेहतर करना है। टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव टाइज 2030 तक जो हमने टारगेट तय किया है उसको भी बेहतर करना है। और उसके लिए जो TTC है, ट्रेड टेक्नोलॉजी जो काउंसिल है, उसका हम अच्छा डेवलप करेंगे। रिस्पेक्ट स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, भारत की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, ऑफकोर्स इंडिया के हित की बात करेंगे, उसकी सम्मान करना चाहिए हर किसी को। लेकिन कुछ कुछ इशू पर हम साथ साथ दिख सकते हैं, जैसे सॉवर्निटी के इशू पे, ह्यूमन राइट के इशू पे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के इशू पे बिल्कुल दिख सकते हैं। अब ये संभावित प्रश्न है जिसको आपको सोचना है, लिखना है और फिर बताना है कि कैसे लिखोगे। ठीक है, तैयार हैं आप सब? रेडी गाइज? किसको किसको नहीं समझा? किसको किसको लगता है कि कुछ नहीं समझा? कोई है ऐसा? अब मुझे समझ में आया। सर ये फाइटोसैनिटरी क्या होता है? फाइटो मतलब बताओ क्या होता है, तुम ही बताओ। लाइट। फाइटो मतलब लाइट? अच्छा, वो उधर से सोच रहे हो। फाइटो मतलब प्लांट होता है, ठीक है। फाइटो मतलब प्लांट, सैनिटरी मतलब साफ सफाई, पेड़ पौधों में साफ सफाई, मतलब गंदगी ना हो। किस बात की गंदगी?
केमिकल की गंदगी। किस बात की गंदगी? इंसेक्ट्स की गंदगी। किस बात की गंदगी? जो आपने बहुत सारा पेस्ट कंट्रोल के लिए केमिकल छिड़क दिया है, पेस्टिसाइड, उसकी गंदगी। उस आधार पे आपके इंपोर्ट को रोक दिया जाए तो उसे कहते हैं फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ठीक है। जैसे अमेरिका ने अभी हमारे आम का बड़ा कंटेनर गया था, कहा इसको ठीक से रेडिएशन नहीं किया है इसकी, तो इसलिए सेल्फ लाइफ खराब है और इसमें क्वालिटी नहीं है, तो हमने वापस किया। ऐसे बोलते हैं। और कोई जिसको ना समझा हो कुछ? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। क्या सुनील सर, समझ में आ रहा है? जी सर। अच्छा ठीक है, फिर सवाल लिखिए, फिर पेन पेपर निकालिए। कुछ लोग कथा सुन के जा रहे हैं, उनको लिखना नहीं है। लिखोगे नहीं तो मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए लिखिए। कितने मिनट समय दे दें? पॉइंट्स ही बनाने के लिए दे दीजिए 4-5 मिनट बहुत है। बस 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 उतना ही देंगे। यस सर। भारत EU FTA सिर्फ व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि भारत के वैश्विक जुड़ाव का नया चरण है। टिप्पणी कीजिए। इंडिया EU FTA इज नॉट जस्ट अ ट्रेड एग्रीमेंट बट अ न्यू फेज इन इंडिया ग्लोबल एंगेजमेंट। कमेंट। आपको मिलते हैं 5 मिनट और 5 मिनट बाद मिलते हैं। लिखिए। सब तो पढ़ा दिया है, तो इस प्रश्न को करने में कोई कठिनाई है क्या? कोई ऐसा पॉइंट है जो नहीं आपको पता है? सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि ग्लोबल एंगेजमेंट का एक नया चरण शुरू हुआ है। यस सर। ग्लोबल एंगेजमेंट मतलब क्या भाई? ग्लोबल एंगेजमेंट ऐसे कोई 7 फेरे थोड़े लगाने हैं। ग्लोबल एंगेजमेंट मतलब जितने भी उसमें स्टेक होल्डर हैं, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, भारत की अपनी जो इकोनॉमी है वो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, पीपल टू पीपल टाइज, जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी, हर लिहाज से हम दुनिया के साथ अब ज़्यादा बेहतर एंगेज कर पाएंगे। अपने हित में, अपने हित को साधते हुए एंगेज कर पाएंगे। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक स्पेस बनाए रखते हुए हम कन्वर्ज करेंगे अपने इशू बेस्ड टाइज। सप्लाई चेन में हमारा रोल ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा ट्रेड ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगा, क्योंकि हमारा इकोनॉमी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होगी, ज़्यादा रेजिलियंट, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगी। सिर्फ हम अपने भी व्यापार करते रहेंगे ऐसा नहीं है। हम बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे, हम उनसे इन्वेस्टमेंट और नो हाउ भी लेंगे, सीखेंगे। इसलिए हमारा एंगेजमेंट ज़्यादा बेटर होगा हर सेक्टर में, फ्रॉम जियो पॉलिटी टू जियो इकोनॉमी। ठीक, यही लिखना था। बात समझ में आ रही? चलिए महान पॉइंट बता सकते हैं। मैं दिखा दूं सीधे या फिर महान पॉइंट पहले बताओगे बाद में बताओगे? पहले, वो बाद में फिर आइडिया लग जाता है। अच्छा, बड़े खुददार किस्म के आदमी हो तो। उधारी नहीं लेते। ठीक है, चलिए बताइए एक एक करके, लेकिन 2 सेकंड से ज़्यादा कोई पॉइंट नहीं बताएगा, 3 सेकंड से ज़्यादा। ब्रेविटी द सोल ऑफ बिट। सुप्रिया मैडम को आज बोला है कि कोई स्टूडेंट बीच में बात नहीं करेगा। प्रीलिम में लोग बहुत परेशान करते हैं बीच बीच में, मतलब ऐसे लगता है होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। रामू बताओ, पहाड़ा सुनाओ, मतलब क्या चल रहा है वहाँ? कुछ भी चल रहा है। परेशानी होती है ना बाद में, इतना मेहनत करते हैं, इतने रिसोर्सेज जाते हैं, फिर रिकॉर्डिंग लोग देख नहीं पाते। चलिए एक एक करके बताइए, एक एक पॉइंट शुरू करो। रिमोन धारण करके रखा है आप लोगों ने। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, एक्सेस टू मार्केट। ठीक है, फाइन। और नेक्स्ट? अनुराग, नेक्स्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू नेट जीरो जो टारगेट अचीव करने से दोनों को। परफेक्ट। यस 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 अमरदीप, यस। और कोई? जी सर। यस यस सर, बोलिए सुनील सर। सर्विस कट होगी तो सर निवेश बढ़ेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, एक दूसरे का हम दवाएं देंगे, वो दवाएं लेंगे, हम शिक्षा लेंगे उसे। बहुत सर RMB पे जो फ्रांस में अभी तक केवल सोलर पैनल पे ये सब चल रहा है, नहीं तो रिसाइकिल के बारे में कोई और काम नहीं कर रहा है, उसको भी हमको लाभ मिलेगा। यस रश्मि, यस सुनील सर, रश्मि, यस फाइन, यस यस यस, सब अच्छा। सुनील सर आप बहुत समावेशी सोचते,
बहुत अच्छा। क्लाइमेट एक्शन, शेयर्ड वैल्यूज। यस, ये नहीं लिखोगे अब अमेरिका को फोमो होगा, मतलब ऐसे नहीं लिखना फोमो होगा। अब यूनाइटेड स्टेट को एक यूनाइटेड स्टेट के साथ जो हमारा नेगोशिएशन है, अब ज़्यादा फेवरेबल तरीके से हम उनके साथ डील कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो डेयरी खोलो, एग्रीकल्चर खोलो, यस बार्गेनिंग चिप की तरह काम करेगी। डेयरी सेक्टर खोलो, एग्रीकल्चर ख़त्म करो, पेट्रोलियम भी हमसे लो, तेल भी मत खरीदो, यूरोप के ऑटोमोबाइल को बंद कर देंगे, ये धमकी। अब यूरोप क्यों कहेगा चलो भाई इंडिया का मार्केट, इंडिया कहेगा यूरोप का मार्केट, ठीक है। और यूरोप का मार्केट सिर्फ यूरोप का मार्केट नहीं है ना, यूरोप की यहाँ से बहुत सारे देशों को और भी सप्लाई होता है, तो इंडियन पार्ट्स हो सकता है यूरोप में जाएं, वहाँ से फिर चीज़ें प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज को, सेंट्रल एशिया वगैरह को, फार ईस्ट को जाए। तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि फिर इंडियन गुड्स सर्विसेज की डिमांड बढ़े। यस यस, हाँ बिल्कुल, वो GS6 में लिखना रश्मि। यस ठीक है, पॉइंट्स दिखा देते हैं। अच्छा कर रहे हैं आप लोग, टॉप अप करो यार। यस यस यस, फाइन। देखो भाई, ये हो गया पहला, इकोनॉमिक और सप्लाई चेन के डायमेंशन के वो देख लो अगर आप, तो क्या होगा, चाइना सेंट्रिक जो सप्लाई चेन था दुनिया का, अब वो ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत, और EU हेल्प करेगा, ठीक है। जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट था भारत का, जैसे लेदर हो गया, टेक्सटाइल हो गया, बहुत टैरिफ की वजह से कंप्रोमाइज होता था। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश, वियतनाम वाले भाई गजब का टक्कर देते थे। अब उस पर 0 टैरिफ है, तो इंडिया भी अब थोड़ा उस पर इंडिया को बढ़त हासिल होगी। फेज्ड एक्सेस है। हालांकि भारत ने 2024 में कुछ 400 बिलियन का गुड और 400 बिलियन का सर्विस एक्सपोर्ट किया। अब 95% कवर हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा होगा, लगभग $35 बिलियन का फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी टैरिफ लग रहा है उसके हिसाब से वैल्यू अगर देखा जाए, 12% हिस्सेदारी है भारत की टोटल ट्रेड में, तो उस टोटल 12% का अगर टैरिफ, एवरेज टैरिफ निकालो तो $35 बिलियन आता है। तो ये पैसा भारत का बचेगा। यूनाइटेड स्टेट के साथ 10-15 बिलियन डॉलर हम लॉस में हैं, तो कंपनसेट हो जाएगा। स्ट्रेटजिक और जियोपॉलिटिकल डायमेंशन को अगर आप देखें, तो यूक्रेन और गजा कन्फ्लिक्ट के बाद शुरुआत में क्या हुआ, यूरोप कहता था भारत को कि भाई आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, तटस्थ नहीं रह सकते, रूस को सपोर्ट नहीं कर सकते, वार फंडिंग नहीं कर सकते आप। चाइना और इंडिया वार फंडिंग कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगते थे। भारत ने कहा अरे भाई काहे को वार फंडिंग कर रहे हैं, तुम भी तो तेल लेते हो। गजा मामले पे भी प्रॉब्लम थी। अब दोनों धीरे धीरे साथ आ रहे हैं। कहाँ पहुँचे हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन नहीं होना चाहिए, सॉवरेनिटी का वायलेशन नहीं होनी चाहिए। ये है, रूस बदमाश है ये बात नहीं, रूस अच्छा है ये बात भी नहीं, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ह्यूमन कैपिटल, ऑफ कोर्स इंडिया दुनिया का ह्यूमन रिसोर्स हब है, तो हम सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत अब केवल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं बल्कि इनोवेशन पार्टनर भी बनेगा। होराइजन यूरोप का जो उनका प्रयास है उसमें हम काफ़ी कोलेब्रेशन कर सकते हैं स्टार्टअप वगैरह के माध्यम से। रेगुलेटरी और रिफॉर्म डायमेंशन, CBAM तो चालू ही रहेगा। इंडियन एक्सपोर्टर को थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन इससे ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग अपना लेंगे तो फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी को, और ESG का जो नॉर्म है, एनवायरनमेंट को भी मैनेज करना है, सोसाइटी को भी करना है, वो भी अच्छा होगा। अच्छाई हर जगह अच्छाई ही लाती है, किसी भी बहाने हो। इसी बहाने थोड़ा सा नदी नाले, नदियाँ, पानी, जंगल सब थोड़े दुरुस्त हो जाएंगे। मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस में चाइना और अमेरिका की हेजेमनी है। डाइवर्सिफिकेशन होगा, इससे डिपेंडेंस थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। ट्रेड पॉलिसी रीओरिएंटेशन, अमेरिका अभी तक कहता है टैरिफ फेंक के मारेंगे, अब इंडिया कहेगा तुम टैरिफ फेंक के मारोगे, बट है ही नहीं कोई प्रोडक्ट, कोई गुड्स है ही नहीं जहाँ टैरिफ लगेगी। क्यों? हमने अपना गुड तो ऑस्ट्रेलिया को भेज दिया है, UAE को भेज दिया है, यूरोप को भेज दिया है, तो फिर क्या करोगे। बट चैलेंजेस भी अपार हैं। और क्रिटिकल राजा मोहन कहते हैं कि with Europe, India must generate both the ideas and momentum.
Delhi also need creative institutional engagement and an expanded presence across Europe, multilingual and multinational geography. मतलब पॉइंट्स में अगर देखें उनके पूरे आर्गूमेंट को यहाँ पे, तो पहला चैलेंज जियो पॉलिटिकल या जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। यूक्रेन वार में इंडिया टाइट रोप वॉक कर रहा है और हमेशा फाइन बैलेंस स्थापित नहीं कर पाएगा अगर कोई डील नहीं होती बहुत जल्दी। तो दूसरा, इंडो पैसिफिक का जो दृष्टिकोण है, क्या गलती करता है, इंडो पैसिफिक का जो अप्रोच है, चाइना को भले वो एक कॉम्पिटिटर और एक राइवल मानता है सिस्टमेटिक, लेकिन वो कॉपरेशन के लिए भी तो चाइना पर निर्भर है काफ़ी हद तक। तो चाइना के खिलाफ उस तरह से नहीं जाएगा जैसे एक समय में अमेरिका जा रहा था। मल्टीलैटरलिज्म में यूरोप वैसा स्टेटस को चाहता है जो अमेरिकन और वेस्टर्न हेजिमनी को सूट करती है, लेकिन भारत को मल्टीलैटरलिज्म वैसा चाहिए जिसमें किसी की हेजिमनी ना हो। टेक्नोलॉजी में ट्रेड और टेक्नोलॉजी की जो काउंसिल है उसमें बड़ी बड़ी बातें की गई 2030 तक अचीव करने की, बट क्या वो हमें टेक्नोलॉजी देंगे? क्या वैसे ही डेटा प्रिंसिपल और डेटा गवर्नेंस का सम्मान करेंगे जिससे यूरोप ने खुद का अपना डेटा प्रिंसिपल बनाया है? शायद नहीं। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशनल मेजर्स, यूरोपियन यूनियन ट्रेड बैरियर तो नहीं लगाएंगे, बल नॉन टैरिफ बैरियर से मार देंगे। CBAM क्या करेगा पता नहीं किसी को। इतने कॉम्प्लायंस करने पड़ते हैं वहाँ पे, अपना एक्सपोर्ट करने के लिए दिक्कत होगी, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होगा, इसको ठीक करना पड़ेगा। बहुत स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, उसी आर्टिकल से निकाला है इसको। इकोनॉमी और ट्रेड की बात करें तो मार्केट एक्सेस किस तरह से मिलेगा, ये भी एक चैलेंज है। क्लाइमेट पर कैसा कॉपरेशन होगा, फंडिंग हमें मिलेगी क्या, क्योंकि कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत जो फंड मिलना था, ग्रीन जो क्लाइमेट फंड था पेरिस क्लाइमेट के बाद से, उस तरह से हमें मिल नहीं पाया है। अमेरिका बाहर हो गया, अब और एक चिंता की बात है। बाकी सब चीज़ें भी 7 कोर चैलेंजेस, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ। कंक्लूजन लिख देना है कि भाई हमें स्ट्रेटजिक इकोनॉमी के साथ, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ डीपर इंटीग्रेशन, ब्रॉडर कॉपरेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ये सब इंश्योर करना है, तभी हम बिन बिन रिलेशन रख पाएंगे। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। मुझे लगता है यूरोपियन यूनियन पर कुछ भी आएगा आप कर पाएंगे। कंफर्टेबल फील कर रहे हैं अभी? यस सर। ये अब भी लगता है यूट्यूब की कमेंट्री बाकी है? यूट्यूब पे वीडियो जाने शुरू हो गए, यू पे कमेंट्री शुरू हो गई, एडिटोरियल डिस्कशन, क्या करें? ठीक है, चलो भाई, टेक केयर, ठीक है, गुड नाइट।